अंदर भी कई सिंह पांडे जैन की बुक आती है जो स्पेशली बॉटनी की अच्छी बुक मानी जाती है। एस चांद की बुक आती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। या फिर एक लाइफ साइंस की बुक आती है, उषा मीना जो राइटर हैं बहुत अच्छे लिखते हैं। उनकी बुक को मैंने रिफ़र किया था, लाइफ साइंस पाथ फाइंडर को, जो कि CSIR के एग्ज़ाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके अलावा भी कई सारे बुक्स हैं, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स को ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा जो टॉपिक समझ में नहीं आती, ऑनलाइन बहुत सारे इससे रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उस पे ध्यान दें। एग्रो कंपनीज जो होती है बीज बनाती है, क्योंकि आजकल हाइब्रिड बहुत सारा सामान, आजकल आप लोग अमरूद भी खाएंगे, नया मार्केट में आया था तो हाइब्रिड अमरूद, वो अमरूद एक्चुअली बैर और एक अमरूद का दोनों को मिक्स करके बनाया गया, तो वो अलग बड़ा सा अमरूद है। जो JRF क्वालिफाई करते हैं तो उनको CSIR का लैब मिलता है। अलग अलग जगह जितने भी लैब हैं इंडिया में, अब पहले तो शायद 18-20 थे, अब शायद कई सारे अब तो ज़्यादा है। ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। उस लैब में उनको प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट में PhD होते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ से PhD करने के बाद उनको कई मतलब परमानेंट कई सारे मतलब रिसर्च बन जाते हैं। बॉटनिस्ट, एक्चुअली वो बॉटनी से करने के बाद बॉटनिस्ट कहलाते हैं। वो लैब की सुविधाएं नहीं के बराबर मानी जा सकती है कि वहाँ यहाँ पर नहीं है लैब की सुविधाएं, जिस पे बच्चों को, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, वो जो बच्चे अभी मास्टर्स करेंगे या फिर ग्रेजुएशन ही करेंगे, तो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत है। क्लास 11-12 के अलावा मैं मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाया करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे को इसलिए तैयार करता हूँ कि जो बच्चे मैट्रिक के हैं, 9th-10th के बच्चे हैं, वो साइंस को अच्छे समझे। क्योंकि गांव के एरिया में ऐसे होते हैं कि गांव के बच्चे साइंस में दिलचस्पी कम रखते हैं, तो मैं खास तौर पर खास 9th और 10th के बच्चों को बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, और बॉटनी से पढ़ाता हूँ, ताकि वो बच्चे उस टॉपिक को समझें कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं। बाद में क्लास 12th में जाने के बाद, मतलब 11th-12th में जाने के बाद वो ये फील ना करे कि ये टफ सब्जेक्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है, मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ साइंस नहीं को। तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नाज़रीन आदाब, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं मोहम्मद यासिर जावेद। अभी आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया में बीते दिनों पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया। बड़े ही धूमधाम से दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह में यासिर जावेद को MSc बॉटनी में गोल्ड मेडल मिला। बिहार के गवर्नर भी आए हुए थे, चूँकि बिहार के गवर्नर जो भी हैं तो बिहार के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके वो चांसलर होते हैं, और वाइस चांसलर यहाँ के वो खुद मौजूद थे। और पूरे मंच को और पूरे प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया, सजाया गया। और वहाँ पर लगभग 4 सत्र, जब से यूनिवर्सिटी कायम हुई है पुणे यूनिवर्सिटी 2018 में, 2018 से लेकर के 4 साल तक के बैच को सम्मानित किया गया या उनको डिग्री दिया गया। उसमें से लगभग 87 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिला है, चारों सत्र मिलाकर, चारों सेशन मिलाकर। उसमें से एक यासिर जावेद हैं। मेगा मीडिया बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है यासिर जावेद साहब। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फीलिंग वेरी हैप्पी। बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि इतने 87 लोगों में मेरा भी नाम आया गोल्ड मेडलिस्ट में, और ये मेरे फैमिली का मैं पहला एज ए पर्सन हूँ कि जिन्होंने MSc में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है। कल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? उस प्रोग्राम में आप थे, दीक्षांत समारोह में हम लोग देखे हैं, महसूस किए उस खुशी को और छात्रों के उत्साह को हमने महसूस किया है। आपको कैसा लगा? यूनिवर्सिटी जब से कायम हुई है, पहला दीक्षांत समारोह था। पहले तो खबरों में सिर्फ सुनते थे कि गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है वो बहुत मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट नाम ही से ही लोगों को मतलब अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कल जब गए तो सच में गोल्ड मेडलिस्ट को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट से उनको अलग रखा जाता है, बाकी सब स्टूडेंट से उनको अलग प्रोटोकॉल मिलता है, उनको अलग मतलब जो अलग ट्रीटमेंट अलग मिलता है। ट्रीटमेंट दिया गया, अलग से बैठाया गया और अलग से ले जाया गया, और अलग से सबको सबसे पहले उन लोगों को मेडल दिलाया गया। तो बहुत खुशी वाला वो पल होता है सच में। ऐसा कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊंगा यूनिवर्सिटी में और मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। वैसे तो लोगों को पता है, छात्रों को पता है कि लोग बॉटनी में क्या पढ़ते हैं या MSc में कोर्सेज में क्या होते हैं, लेकिन आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि बॉटनी के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि बॉटनी होता क्या है। बॉटनी एक्चुअली जब मैट्रिक करने के बाद जब वो लोग स्टूडेंट कोई साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस में बेसिकली बायोलॉजी के 2 ब्रांच होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, जिसको स्टूडेंट क्लास 11th-12th से ही फील करता है कि ये बायोलॉजी में ये बॉटनी का पार्ट है और ये जूलॉजी का पार्ट है।
बॉटनी में हम लोग बेसिकली प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट साइंस, प्लांट से रिलेटेड जितने प्लांट का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। और हम अगर बॉटनी को ऐसे समझें कि जिस तरह एक एमबीबीएस डॉक्टर किसी एनिमल के बारे में पढ़ता है, लेकिन एक जूलॉजी से जो ग्रेजुएशन करता है वो भी एनिमल के बारे में पढ़ता है। अब अगर हम बॉटनी को इसी तरह देखें तो बॉटनी से जो लोग एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो बनते हैं जो लोग, वो लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। और जो सिंपल ग्रेजुएशन जिस तरह होता है जूलॉजी में, उसी तरह सिंपल ग्रेजुएशन बॉटनी में होता है। मतलब डॉक्टरेट वाले उस वही चीज़ पढ़ते हैं लेकिन वो एमबीबीएस करते हैं, और बॉटनी वाले जो होते हैं वो भी अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ें, हमको सिर्फ प्लांट का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर इसके हम स्कोप आगे की बात करें तो जो लोग ग्रेजुएशन बॉटनी से कर लेते हैं तो उसको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं अलग अलग फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारे जॉब्स हैं इससे रिलेटेड हैं। और भी इस मेन जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं बॉटनी से, उसका मेन पर्पस होता है कि वो मास्टर्स करें बॉटनी से, और उसके बाद किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से में से जा करके पीएचडी करें, रिसर्च करें। CSIR का एग्ज़ाम होता है, CSIR के साथ बार्क भी इसके एग्ज़ाम लेती है लाइफ साइंस से रिलेटेड, और टाइफर भी इसके एग्ज़ाम लेती है। इसके अलावा GRE टेस्ट होता है जो विदेशों में जाकर के स्टूडेंट इससे रिलेटेड अपना रिसर्च कर सकते हैं। आपने बॉटनी क्यों चुना? एक गांव का लड़का होने की वजह से हम नहीं, मैं सवाल इस वजह से पूछ पा रहा हूँ हाँ। क्योंकि जो मेरे हेडमास्टर हुआ करते थे, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब्दुल मन्नान साहब आज़ाद एकेडमी अररिया में, उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि तुम बॉटनी पढ़ो, बॉटनी अच्छा से आगे अच्छा। पढ़ो। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्यों लिया? मैं जब गांव में रहता था ना तो अक्सर गांव से पूर्णिया आया जाया करता था, तो एक वहाँ पर एक सिटी है, सिटी में एक बोर्ड लगा था वहाँ पर, एक भोला पासवान एग्रीकल्चर कॉलेज, पहले वो कॉलेज, अभी तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई है, मतलब कॉलेज अच्छा बन गया, पहले वो बिल्कुल। कॉलेज नहीं था। तो मैं जब उसको पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आई थी कि मैं मतलब जानता भी नहीं था कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई अलग से, खेती की पढ़ाई अलग से होती है। तो जब मैं उसको पढ़ा उसके बाद नेट पे सर्च किया तो देखा कि हाँ एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई कुछ अलग से होती है। तो मैंने वो सोच करके इंटर के बाद मैंने स्पेशली बॉटनी को पढ़ने की चाहत रखी, और ICAR का एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, तो उस एग्ज़ाम दिया। लेकिन पूर्णिया में मुझे वैसे इंस्टीट्यूट नहीं मिले जिस वजह से मैं अच्छा नहीं पढ़ पाया, तो मुझे मेरा वो एग्ज़ाम टेस्ट नहीं निकला। तो फिर भी जब मैं पटना गया थोड़ा उसी की तैयारी करने के लिए कि मैं मेडिकल नहीं करूँगा, मैं एग्रीकल्चर करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से गाँव से मतलब थोड़ा सा दिलचस्पी आ गई थी। तो मेरा वो टेस्ट नहीं निकला, लेकिन साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, मतलब एंट्रेंस दिया, तो मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। तो वहाँ पर जब मैं पढ़ने लगा धीरे धीरे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, तो मुझे ये शौक हुआ कि मैं इसके बाद मास्टर्स करूँगा, मास्टर्स के बाद PhD करूँगा, फिर या बाहर के देशों में जाकर के रिसर्च करूँगा, या फिर नहीं तो फिर इसी के फील्ड में कहीं अपने ही देश में इसकी मैं कोई इसी फील्ड में रिसर्च करने की चाहत रखी थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी आप हाई स्कूल में टीचर भी हैं जी बिहार गवर्नमेंट के। जी। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह का कुछ जहन में वैसा आ नहीं रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब मैं जब ये सब्जेक्ट लिया तो मेरा मतलब चाहत ख़त्म हो गई। मैंने मास्टर्स भी किया, जब मास्टर्स कर रहा था तो उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई पढ़ने में, या फिर जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स होते हैं उनसे इस सब्जेक्ट से बियॉन्ड जो कि मतलब वहाँ जाकर के पूछें कैसे क्या होता है, इसमें रिसर्च कैसे करना होता है, तो वो सब चीज़ लैक हुआ थोड़ा सा, जिस वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, और मैंने एक अलग फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, बीएड के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में इंटरेस्ट, जी। क्योंकि मुझे वो भी एक तरह से अच्छा लगता था कि लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना और बच्चों को इसके बारे में बताना। दीक्षांत समारोह में आपको गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह था, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, बच्चों को गोल्ड मेडल मिला और लोगों को सर्टिफिकेट मिला, या जो भी होना था डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी सिर्फ 5-7 साल पुरानी ही यूनिवर्सिटी है, 2018 में यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूर्णिया में हुआ है। क्या मतलब जो बॉटनी को पढ़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिला, या क्या चैलेंजेस थे? ये अच्छा सवाल है। वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स हैं पढ़ाने के में हैं, कि वो अच्छे प्रोफेसर्स की बहाली हुई है। वहाँ पर जो गेस्ट में ही हैं वो अच्छे जगह से आए हैं, अच्छे उनको एक्सपीरियंस है कि इस फील्ड से बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं और किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, क्योंकि इससे आगे जो एग्ज़ाम्स होते हैं CSIR के एग्ज़ाम होते हैं, जो मतलब जनरल नेट से हट करके साइंस वालों का एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल। तो इसको पढ़ने के लिए वो उन लोग JRF क्वालिफाइड हैं, आए हैं, और उन लोगों में थोड़ा सा वो
थोड़ा सा नॉलेज है उनके बारे में, वो हम लोगों को अच्छे से बताए हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी दिखने को मिली कि वहाँ पर लैब उस तरह का नहीं है, क्योंकि लैब की बजट भी आई थी, सुनने को मिला था जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो लेकिन लैब सेटअप नहीं हो पाया। लैब में जिस तरह से प्लांट से जो रिलेटेड रिसर्च होना चाहिए था, जो प्रैक्टिकल हर होना तरह चाहिए के, था। हाँ, हर तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होना चाहिए, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखा करते थे, कि अगर इस टॉपिक को, जैसे कि प्लांट में क्या होता है, सेक्शन कट करके देखा जाता है कि प्लांट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट का, कि प्लांट में जब एक सेल है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो वो हम लोग वहाँ पर बहुत नहीं, मतलब वैसा सुविधाएं नहीं थी। लेकिन मैंने जब ग्रेजुएशन किया था साइंस कॉलेज से, तो मुझे पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब मिलती है, मतलब प्लांट को जब कट करते हैं ऐसे इस तरह से करते हैं। तो और जो जो टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं ऑनलाइन उसको देख लेता था। तो मतलब थोड़ी सी कठिनाई थी, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसा है कि पढ़ने के लिए हम 100% यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रह सकते। सेल्फ स्टडीज हर हाल में करनी ही होंगी आपको। अच्छा ठीक है, वो तो आपने कही कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को जब देखते हैं तो उस कंपैरिज़न में मतलब हाँ, ओवर ये कह सकते हैं उस कंपैरिजन में। जनरली हम पटना यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, बिहार के ही यूनिवर्सिटी, उससे कंपेयर करते हैं, तो ये सच में मैं इसमें यहाँ पर लैब की सुविधाएं नहीं के बराबर मानी जा सकती है, कि वहाँ यहाँ पर नहीं है लैब की सुविधाएं, जिस पे बच्चों को, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, वो जो बच्चे अभी मास्टर्स करेंगे या फिर ग्रेजुएशन ही करेंगे, तो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर अब तक किसी बिहार के किसी भी स्कूल में वो सुविधाएं नहीं आई है कि गाँव के बच्चे प्रैक्टिकल में 12th तक जो पढ़ेंगे तो वो 100% अच्छे कर जाएं, अच्छी समझ सकें। अब डायरेक्ट वो ग्रेजुएशन में जाएंगे, फिर उसी चीज़ को थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, तो उनको ये 99% है कि उनको दिक्कत होगी ही होगी। तो ये सुविधाएं थोड़ी सी यहाँ पर यूनिवर्सिटी को मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि हाँ, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की गलती हो या फिर गवर्नमेंट की गलती हो, ये मैं कहूँगा। बॉटनी से आपने एमएससी किया है, क्या स्कोप है, क्या करियर ऑप्शंस है इसमें? बॉटनी से करियर ऑप्शंस गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग अगर बॉटनी से ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद एग्रीकल्चर बिजनेस कर लेते हैं, या नहीं तो फिर बॉटनी से जुड़े ही कई सारे लैब हैं, मतलब इंडस्ट्री CSIR जो होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनके कई सारे लैब्स हैं इंडिया में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, लखनऊ में है, JNU में है, और इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जीनोमिक रिसर्च। तो उसमें भी कई सारे गवर्नमेंट असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की बहाली आती है। लेकिन अगर जो मास्टर्स करने के बाद जिनको अगर बॉटनी के फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट मतलब डेवलप हो, मतलब करना है या फिर अच्छे रिसर्च करना है, तो उसको CSIR के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। जो CSIR के एग्ज़ाम होते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेरेटिवली, और उसमें दो चीज़ होती है, लेक्चरशिप क्वालिफाई होता है और JRF क्वालिफाई होता है। जो JRF क्वालिफाई करते हैं, तो उनको CSIR का लैब मिलता है। अलग अलग जगह जितने भी लैब हैं इंडिया में, अब पहले तो शायद 18-20 थे, अब शायद कई सारे अब तो ज़्यादा है। ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। उस लैब में उनको प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट में PhD होते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ से PhD करने के बाद उनको कई मतलब परमानेंट कई सारे मतलब रिसर्च बन जाते हैं, बॉटनिस्ट। एक्चुअली वो बॉटनी से करने के बाद बॉटनिस्ट कहलाते हैं वो। तो कई सारे करियर ऑप्शंस हैं इनके अलावा, जिनको और भी जो क्या कहा जाए, कंपनीज होती है, सीड कंपनीज। बिल्कुल। सीड कंपनी जो एग्रो बीज बना, कंपनीज। हाँ, एग्रो कंपनीज होती है, बीज बनाती है। क्योंकि आजकल हाइब्रिड बहुत सारा सामान, आजकल आप लोग अमरूद भी खाए होंगे, नया मार्केट में आया था, तो हाइब्रिड अमरूद, वो अमरूद एक्चुअली बैर और एक अमरूद का, दोनों को मिक्स करके बनाया गया था, वो अलग बड़ा सा अमरूद मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें, इस पे रिसर्च चलता है कई कई इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि अभी मखाना का प्रोडक्शन को लेकर के खास करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा बजट भी मिला है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को ये मखाना इलाका में प्रोडक्शन से, हाँ, मखाना मिथिलांचल और पूर्णिया के एरिया में थोड़ा सा मखाना को। और अभी मखाना के अलावा यहाँ पे पूर्णिया में एक फैक्ट्रीज खुली है, इथेनॉल फैक्ट्रीज। इथेनॉल फैक्ट्री इथेनॉल इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए मक्का का होना ज़रूरी होता होना है, जरूरी। मक्का के। तो यहाँ पर उसका भी प्रोजेक्ट भी पूर्णिया यूनिवर्सिटीज़ को मिला है, शायद के मैं कंफर्म नहीं हूँ।
अभी इस तो एरिया में। कल ही हाँ बड़ा सर। फंड मिला है, उसमें से कुछ हाँ एलोकेट उसमें होगा। कुछ है कि वो मखाना प्रोडक्शन में अलग अलग तरह से, क्योंकि जो रिसर्च जो लोग करते हैं उन लोग देखते हैं कि मखाना में किस चीज़ की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, या मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, फिर कैल्शियम नहीं है या फिर नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं, उन एक पार्टिकुलर चीज़ पर रिसर्च किया जाता है और उस पर इंक्लूड करके करने की कोशिश की जाती है। जो स्टूडेंट क्लास 12th में और 10th और 12th में पढ़े हैं, पढ़े होंगे, तो उन लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि रिसर्च मतलब खास करके जो बॉटनी के स्टूडेंट जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चीज़ को समझ समझ सकते होंगे कि जो स्टूडेंट बॉटनी से मतलब मास्टर्स कर रहे हैं फिर पीएचडी कर रहे हैं वो क्या करते होंगे, किस तरह बिल्कुल। से रिसर्च करते होंगे। अच्छा, बॉटनी करने के लिए, बॉटनी में अच्छा करने के लिए ग्रेजुएशन में तो अलग ही बात है, लेकिन इसकी तैयारी कहाँ से, मतलब कहाँ से हमको ध्यान देना होगा कि हमको अब बॉटनी में जाना है तो अब हमको अपना कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा? हाँ, बॉटनी से पढ़ने के लिए आपको कई सारे बुक्स आते हैं, लाइफ साइंस की बुक आती है, और फिर ग्रेजुएशन के अंदर भी कई सिंह पांडे जैन की बुक आती है जो स्पेशली बॉटनी की अच्छी बुक मानी जाती है। एस चांद की बुक आती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। या फिर एक लाइफ साइंस की बुक आती है, उषा मीना जो राइटर हैं बहुत अच्छे लिखते हैं, उनकी बुक को मैंने रिफ़र किया था, लाइफ साइंस पाथ फाइंडर को, जो कि CSIR के एग्ज़ाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके अलावा भी कई सारे बुक्स हैं, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स को ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा जो टॉपिक समझ में नहीं आती है, ऑनलाइन बहुत सारे इससे रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उस पे ध्यान ज़्यादा दें। अच्छा, ऑनलाइन कंटेंट में क्या मतलब लगता है कि सही कंटेंट मिल पाता है? क्या ऑथेंटिसिटी है? कुछ एरर का चांसेस नहीं है कि मान हाँ, ली कोई ट्यूटर है वो कुछ और हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन हो? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप बुक रिफॉर्म पढ़ें, एक बार बुक को पढ़ें आप, क्योंकि बुक पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। बुक को पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक से लेक्चर देखें। लेक्चर आप देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि यहाँ पर बुक में जो चीज़ें हैं या वो चीज़ें वहाँ हैं। तो मैच कर आप पाएँ अगर आप। मिसमैच होगा तो आपको तुरंत हिट करता है दिमाग में, नहीं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। तो एक बार बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद, तो क्योंकि होता है बार बार बुक पढ़ने से मतलब मज़ा खराब हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक बार उस टॉपिक का लेक्चर देख लें, फिर उसके बाद बुक पढ़ें, या फिर दोनों अल्टरनेट करके पढ़ने से इनफ होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत खराब कंटेंट माना जाता है लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर होता है, ऐसा नहीं। ऑनलाइन भी कई सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है, और बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करना चाहिए। वैसे तो किसी एक को ही आपके सेशन में, आपके बैच में टॉप करना था। हम्म। आपने टॉप किया, आपको गोल्ड मेडल मिला, उसके लिए पुनः आपको बधाई। थैंक यू सो लेकिन मच। क्या स्ट्रेटेजी थी जो और बच्चे पीछे रह गए? आप इस मुकाम को पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? पढ़ने की स्ट्रेटेजी यही कहूँगा मैं कि उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और घर में वैसा कोई काम नहीं कि मतलब बाहर जाओ या फिर कुछ करो। सिर्फ इतना होता था कि बस ऑनलाइन लेक्चर खोलो, या जो टॉपिक बुक्स जो थे बुक को पढ़ो ऑनलाइन, और जो टॉपिक सिलेबस डिसाइडेड है यूनिवर्सिटी का उससे रिलेटेड नोट्स मैं बनाया करता था। और मैं प्रिपरेशन भी CSIR का प्रिपरेशन करता था। मेरा प्रिपरेशन लगभग अच्छा प्रिपरेशन हो गया था, लेकिन उस 2 साल कोरोना के टाइम में 4 साल 4 एग्ज़ाम होना चाहिए था। हर साल 2 एग्ज़ाम होता है CSIR का, तो वो 4 एग्ज़ाम नहीं हुए, जिस वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया उस टाइम जब मुझे अच्छा करना था। वही लेक्चर मतलब वो कि मैं उस टाइम अच्छे से पढ़ा था, लेक्चर देखा था और नोट्स भी बनाया, तो वो स्ट्रेटजी मेरी जो CSIR की तैयारी किया था वो मुझे इसमें काम आया। वैसे तो मेरी जानकारी में है कि आपकी बड़ी बहन भी आर्ट्स की बिहार टॉपर रही हैं। फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है इन पढ़ने लिखने में, या क्या सपोर्ट मिलना चाहिए जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो फैमिली मेम्बर देख रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या सपोर्ट मिलना नहीं, चाहिए? इस बात से तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली का 100% सपोर्ट रहा होगा तो ही मेरी बहन टॉप की होगी, तब तो ही मैं मतलब भी गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल। मिला और मैं जॉब भी मुझे मिली। तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली को 100% फैमिली का 100% सपोर्ट रहा है, और आगे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि सभी फैमिली अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि बच्चे आगे जाने में मतलब हिचके नहीं, वो अपना करियर डिसाइड खुद से करें। मतलब एक चीज़ें आती है कि कुछ लोग, कुछ पेरेंट अपने बच्चों को ज़बरन साइंस दिलवा देते हैं, या कोटा भेज दे रहे हैं, या और अलग अलग, कोई इंजीनियर बना देना चाहते हैं, कोई हम्म। एडवोकेट बना देना चाहते हैं, लॉयर बना देना चाहते हैं। लेकिन क्या मतलब इसमें देखने को मिला है आपको कि जिसको जबरन कोई सब्जेक्ट दिलवाया जाए और कोई अपने मन से ले रहा है, तो सक्सेस में कुछ डिफरेंसेस हैं सक्सेस रेट में? डिफरेंसेस तो मिलती ही है, डिफरेंसेस तो होंगी ही, जो उनको ज़बरदस्ती किसी सब्जेक्ट को दिलाया गया तो डिफरेंस तो होंगी ही। लेकिन मैं अपनी खुद बात करूँ तो मैं जब मैट्रिक किया था 2014 में, तो मेरा मैथ्स में अच्छा मार्क्स आया था एज़ कंपैरेटिवली साइंस। मैं 11th क्लास साइंस में साइंस रखा, मैथ पढ़ा।
तो मुझे खुद में ये फील होने लगा कि नहीं, मैथ मेरे लिए शायद नहीं है। मैं मैथ, क्योंकि मैट्रिक का मैथ के आने के डायरेक्ट बाद इंटर का मैथ इंटर वो थोड़ा बहुत टफ हो जाता है। टफ नहीं, वो बिल्कुल वो वक्त बदल हाँ, गया, वक्त जज्बात बदल बदल जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं ऐसे ही जनरली बैठ करके बायोलॉजी की एक बुक थी, क्लास 12 की बुक थी, जबकि मैं 11th में था। क्लास 12 की बुक थी, मैं पलट करके पढ़ रहा था प्लांट को, क्योंकि मैं बताया था पहले भी कि आपको कि प्लांट से मुझे दिलचस्पी थी। तो जब पलटा तो बुक को, मुझे प्लांट के बारे में ही, प्लांट का रिप्रोडक्शन, प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग में क्या क्या होता है, तो वो चीज़ें थी। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट आता है ना, उस चीज़ को पढ़ने को दें। मतलब बच्चे भी खुद ये चीज़ फील करें कि आप हर बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके देखें कि आपको किस बुक में ज़्यादा दिलचस्पी है, किस सब्जेक्ट में अच्छा लग रहा है पढ़ने में। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि वो मैथ है, टफ है, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैथ को बना करके देखें, मैथ बनाने के बाद कितनी खुशी मिलती है, जब मैथ बन जाती है तो कितनी खुशी मिलती है। मुझे जब मैं जब पढ़ता था, मैं जब क्लास 12 की बुक पढ़ी मैंने, बोले ना कि 11th में भी क्लास 12 की बुक पढ़ी थी, क्लास 11 की बुक नहीं पढ़ी थी। तो क्लास 12 की बुक जब पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी मिली कुछ कुछ चीज़ों को समझने में। लेकिन एक दिक्कत और सामने आया कि जब मैं क्लास 12 के बाद फिर क्लास 11 की बुक पढ़ी, तो क्लास 11 का बुक एज कम्पेरेटिवली टफ लगने लगा। लेकिन जब दिलचस्पी जिस चीज़ में होती है, थोड़ा तो ये होता है कि वो आसान लगने लगता है, तो मुझे धीरे धीरे सिंपल लगने लगा। और मैं वहाँ से इस चीज़ को सीखा कि नहीं, जो चीज़ आपको दिलचस्पी है जिस चीज़ों में, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, और हर बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके ज़रूर देखें कि आपको कहाँ अच्छा फील हो रहा है। इस बीच में आप ट्यूटर भी बन चुके हैं, बिहार गवर्नमेंट के टीचर भी हैं। जी हाँ। उस प्रोफेशन को क्या आप इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे उसी सब्जेक्ट का टीचर बनाया गया है, बॉटनी का टीचर हुआ हूँ मैं +2 के। तो मुझे एंजॉय भी मिलता है, और मैं एक्चुअली क्लास 11-12 के अलावा मैं मैट्रिक के बच्चों को भी पढ़ाया करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे को इसलिए तैयार करता हूँ कि जो बच्चे मैट्रिक के हैं, 9-10 के बच्चे हैं, वो साइंस को अच्छे समझे। क्योंकि गांव के एरिया में ऐसे होते हैं कि गांव के बच्चे साइंस में दिलचस्पी कम रखते हैं। तो मैं खास तौर पर खास 9th और 10th के बच्चों को बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, और बॉटनी से पढ़ाता हूँ, ताकि वो बच्चे उस टॉपिक को समझें कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं। बाद में क्लास 12th में जाने के बाद, मतलब 11-12 में जाने के बाद, वो ये फील ना करे कि ये टफ सब्जेक्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ साइंस को। इंटरव्यू को हम ख़त्म करें उससे पहले आपसे एक हमारा निवेदन होगा कि जो यूथ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज हर यूथ से यही है कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। सब चीज़ें हैं, पढ़ाई हर हाल में ज़रूरी है, नॉलेज हर चीज़ का लें, मोबाइल चलाएं, वीडियोस चलाएं, हर चीज़ देखें, रील्स देखें, लेकिन नॉलेज ज़रूर लें। आपका जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में अगर कर रहे हैं तो आपको जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। या फिर आप मैट्रिक बोर्ड या फिर 12th के बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप अपने बोर्ड पर फोकस करें, और मोबाइल के लिए भी टाइम नहीं ज़रूर निकालें, लेकिन अपने स्टडीज़ को फोकस ज़्यादा ध्यान दें। इतना चलिए, कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।